हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डीसीएफ वैल्यूएशन। डीसीएफ वैल्यूएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस। वैसे तो और भी टाइप्स के वैल्यूएशन है जैसे रिलेटिव वैल्यूएशन, प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस, बट डीसीएफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेमस एंड इट इज द मोस्ट यूज्ड वैल्यूएशन। तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है और इंटरव्यूअर का ये फेवरेट क्वेश्चंस भी है। लाइक वॉक मी थ्रू अ डीसीएफ, डीसीएफ के कितने स्टेप्स है, क्या है, ये वाला ऐड क्यों करते हैं, ये लेस क्यों करते हैं। बेसिकली वो आपका कंसेप्ट जानना चाहता है कि आप डीसीएफ में आपको ये चीज़ें समझ में आता है या नहीं। और बिलीव मी ये वीडियो देखने के बाद और ये एक्सरसाइज करने के बाद पेशेंटली आप पूरा सुनोगे और एक्सरसाइज भी करोगे तो आपको डीसीएफ वैल्यूएशन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कितने शीट से क्या है एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले देखो ये कितने स्टेप्स हैं हमारे डीसीएफ वैल्यूएशन के, उसके बाद हर एक स्टेप पे हम लोगों ने एक एक शीट लेके काम किया हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो शीट है ना, लास्ट वाला डीसीएफ फुल, ये आप लोगों का शीट है। मतलब ये एक्सरसाइज करने के बाद ये जहाँ पे मैंने ब्लैंक सेल्स दिए ये आपको भरना है और पूरा लास्ट तक यहाँ तक पहुंचना है, इम्प्लाइड शेयर प्राइस तक। और ये आपने राइट प्राइस निकाल दिया और सेंड करके मुझे बता दिया और मैं देखूंगा कि आपने राइट प्राइस निकाला या नहीं। अगर आपने राइट प्राइस निकाला तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आ गया है पूरा डीसीएफ वैल्यूएशन। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं डीसीएफ वैल्यूएशन। सबसे पहले स्टेप्स हम देखेंगे। स्टेप्स क्या है कि फोरकास्ट फ्री कैश फ्लोज, ये पहला स्टेप है। कैलकुलेट वैक, कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू, डिस्काउंट फ्री कैश फ्लोज एंड टर्मिनल वैल्यू, इम्प्लाइड शेयर प्राइस। अब ये फ्री कैश फ्लो क्या है, वैक क्या है, टर्मिनल वैल्यू क्या है, इम्प्लाइड शेयर प्राइस क्या है, ये सब हर एक चीज इन डेप्थ में मैं बताऊंगा आपको, बस आपको पेशेंटली सुनना है। तो चलिए पहले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज फ्री कैश फ्लो। अब देखिए फ्री कैश फ्लो का मैंने एक छोटा सा एक्सरसाइज ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। EBIT 1 माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस कैपेक्स प्लस इंक्रीज इन नॉन कैश वर्किंग कैपिटल। तो ठीक है, उसके बाद हमको ये वाला फिगर मिल गया फ्री कैश फ्लो वाला। अब ये कैसे आया, क्यों आया, ये प्लस क्यों किया, ये माइनस क्यों किया, मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज अभी देखिए, EBIT 1 माइनस टैक्स में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन क्यों प्लस किया। अभी देखिए फ्री कैश फ्लो जब होता है ना, स्टेप 1 फ्री कैश फ्लो, कभी भी ऐसा सोचिए कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है। अगर कैश आ रहा है तो डेफिनेटली वो प्लस करेंगे और कैश जा रहा है तो हम माइनस करेंगे, मतलब फायदा है या नुकसान, ऐसा है। ये दिमाग में मेंटेलिटी रखिए बस। अब देखिए डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने प्लस क्यों किया, क्योंकि अभी जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, इनकम स्टेटमेंट जब हमने बनाया तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, इर्रेस्पेक्टिव कि वो तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, हमने कोई खर्चा वगैरह तो कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, फिर भी हम लोगों ने उसको माइनस किया था, ठीक है। तो इसीलिए वो जबकि नॉन कैश एक्सपेंसेस था और वो मतलब कैश हमारा तो गया ही नहीं ना बाहर, हमारे पास ही है वो, तो इसीलिए हम उसको प्लस करेंगे, ठीक है। माइनस कैपेक्स। अब कैपेक्स क्या है, हमने समझिए कुछ एसेट में कुछ एसेट खरीद लिया, कुछ प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह कुछ खरीद लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जैसे ही कुछ खर्चा करोगे पैसा तो बाहर जाएगा, कैश बाहर जाएगा, कैश कम हुआ तो माइनस करना है, कैश आएगा तो प्लस करना है, ठीक है। और ये वाला थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ, ये एक्चुअली माइनस है, ठीक है। अब देखिए इंक्रीज इन नॉन कैश वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल यानी कि डेली बाय डेली हमारे बिजनेस में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। अब देखिए वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ यानी कि खर्चे हमारे बढ़े हैं, जाहिर सी बात है सेल्स बढ़ा होगा, प्रॉफिट बढ़ा होगा, लेकिन खर्चे भी तो बढ़े हैं ना। अब जब खर्चे बढ़ेंगे तो कैश बिजनेस से गया होगा, इसीलिए हम नॉन इंक्रीज इन नॉन कैश वर्किंग कैपिटल को हम माइनस करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो गया तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि पैसे हमारे पास ही है या पैसे पहले से थोड़ा कम लगे, ठीक है। लॉजिक समझ में आया। फ्री कैश फ्लो ऐसे निकालते हैं। अब देखिए स्टेप्स बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए EBIT ये कर लिया, ठीक है। टैक्स के लिए कितना टैक्स दिया हुआ है, माइनस साइन डाल के ये इनटू, ठीक है, -38। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हम क्या कर लेंगे, दोनों है ना तो सम कर लेंगे।
ठीक है, और कैपेक्स को हमें माइनस करना है, लॉजिक मैंने बता दिया था, ठीक है, और इंक्रीज इन नॉन वर्किंग कैपिटल इसको भी माइनस करना है। अब इसका फॉर्मेट थोड़ा सा ये फॉर्मेट में लेते हैं, इसको भी माइनस को, ठीक है। अब देखिए आ गया फ्री कैश फ्लो, ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। स्टेप्स पहला स्टेप हम लोगों ने क्लियर आउट कर दिया, फोरकास्ट फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो में से EBIT 1 माइनस टैक्स, हमने डिप्रिसिएशन को ऐड किया, ठीक है, कैपेक्स को लेस किया, और उसके बाद अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ता है, इंक्रीज है तो माइनस करना है, और डिक्रीज है तो प्लस करना है। लॉजिक मैंने बता दिया, इंक्रीज होगा यानी कि खर्चे बढ़े होंगे और कैश गया है, खर्चे बढ़े तो कैश जाता है, ठीक है। तो फ्री कैश फ्लो आपको समझ में आ गया, स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया। अब जाते हैं स्टेप 2 पे, जो कि कैलकुलेट ऑफ वैक। देखो वैक का मतलब क्या है मालूम है, समझो आपने एक है इक्विटी और एक दूसरा है डेट। आपने इक्विटी से भी पैसा उठाया और आपने डेट से भी पैसा उठाया, मतलब इक्विटी से पैसा उठाने का खर्चा कितना है और डेट से उठाने का खर्चा कितना है। मतलब ऐसा समझो कि आपने डेट से पैसा उठाया, अब उसको इंटरेस्ट भी तो देना है, और वो इंटरेस्ट क्या है, हमारा खर्चा है, ठीक है। अब इक्विटी से उठाया, इक्विटी वाले को भी अपना एक खर्चा बनता है, ठीक है। अब देखिए जो इक्विटी वाला जो खर्चा है वो हम कैपेम के फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। और वैक का कैलकुलेशन, ये इतना बड़ा वैक का कैलकुलेशन है, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं, एकदम इजीली मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये है RF। RF का मतलब क्या है, रिस्क फ्री रेट, यानी कि जो हम FD में पैसा रखते हैं तो उसका इंटरेस्ट मिलता है ना, 7%, 8% या 5% जो भी है, उसको हम रिस्क फ्री रेट बोलते हैं, और ये है बीटा, ठीक है। और ये है RM माइनस RF, ये है मार्केट का रिटर्न, और ये है बीटा। अब देखिए मैं एक लॉजिक समझाता हूँ, बीटा का मतलब क्या है। बीटा का मतलब क्या है कि आप समझो कोई स्टॉक मार्केट है, समझो टाटा मोटर्स की शेयर है, ठीक है। अगर टाटा मोटर्स का बीटा है 1, ठीक है, तो टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो या तो 10% से अप भी जाएगा या 10% से नीचे भी जाएगा, ठीक है, वो है बीटा। और उसका बीटा अगर 2 है तो भैया बहुत मतलब डेंजरस वाली बात है, यानी कि 20% सीधा अप जाएगा या तो 20% सीधा लो भी जा सकता है, तो ये है बीटा। देखिए RF जो होता है ना, RF इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता है। अभी आप FD में पैसा रखो, उसके अंदर कोई रिस्क है क्या, आपको तो मैच्योरिटी डेट पे उतना मिलेगा ही ना, इंटरेस्ट वगैरह जो भी है, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हमेशा डर बना हुआ रहता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि दूध के साथ समझो मलाई भी, ठीक है, लेकिन कभी कभी दूध भी नहीं मिलता है, ऐसा सिनेरियो भी बन जाता है। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपने जोखिम लिया, आपने ये RF में पैसा ना डालकर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, RM में पैसा डाला, यानी स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, लेकिन स्टॉक मार्केट ज्यादा दे रहा है लेकिन वो रिस्की भी है। या तो रिस्की कैसा है, उसके साथ बीटा अटैच है, मतलब मार्केट का कुछ पता नहीं ना। समझो इंडिया में कभी भी कुछ भी हो गया तो उसके हिसाब से वो शेयर मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन इंडिया में चाहे कुछ भी हो जाए, आपने FD में पैसा डाला तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि इक्विटी का खर्चा कैसा है, तो हम उसके हिसाब से हम फॉर्मूला में निकालेंगे। अब देखिए इजिकल टू RF क्या है, ये ट्रेजरी वाला है, देखिए कितना कम परसेंट है, 2%, और देखिए मार्केट रिटर्न देखिए 8% है। मतलब ये 8% कैसे आया, क्यों आया, मतलब आपने रिस्क लिया तभी तो 8% है, ठीक है। मतलब रिस्क लेने का वो फायदा है, मतलब रिस्क लेने से, रिस्क अच्छी चीज भी है बुरी चीज भी है, मतलब जॉब करना एक सेफर चीज है, बिजनेस करना एक रिस्की चीज है। जॉब में आपको महीने के महीने आपको पता है कि इतने तो मिलेंगे, लेकिन बिजनेस में क्या पता, चला तो अच्छा भी चलेगा, नहीं चला तो फिर क्या होएगा आपको मालूम है, ठीक है। RF प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, बीटा। अब बीटा है देखो 1.3 है, ठीक है, मैंने बता दिया था 1 रहेगा तो 10% से अप भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, 2 रहेगा तो क्या है, ठीक है। तो 1 प्लस बीटा कर लिया, उसके बाद हम RM क्या है, ये है RM, ठीक है, इसको हम बेसिकली हाँ
माइनस RF, ठीक है। ये गलती कर दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे मैंने ये नहीं डाला इनटू, ठीक है। अब आ गया, ठीक है। अभी हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल चुका है, ठीक है। अभी हम वैक से देखेंगे, वैक का फॉर्मूला लगा के वैक कैलकुलेट करेंगे। वैक का फॉर्मूला क्या है? इक्विटी, देखिए यहाँ बाजू में देखिए, इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस इक्विटी वैल्यू अपॉन इक्विटी वैल्यू प्लस डेट वैल्यू इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि ये जो कॉस्ट है ना ये वाला, और प्लस डेट वैल्यू अपॉन इक्विटी वैल्यू प्लस डेट वैल्यू इनटू कॉस्ट ऑफ डेट। ये देखिए 5%, ये 5% क्या है? हमने डेट से पैसा उठाया, अब ये 5% से उनको वो इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमको, ठीक है, इनटू 1 माइनस टी। अब निकालेंगे वैक, पहले ये वाला स्टेप निकालेंगे, उसके बाद ये वाला स्टेप निकालेंगे, उसके बाद पूरा एक साथ में सब इनटू कर देंगे, ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला, ठीक है। देखते रहिए कैसे, ठीक है। अब इक्विटी वैल्यू अपॉन इक्विटी प्लस डेट ना, इक्वल टू इक्विटी वैल्यू क्या है ये, अपॉन इक्विटी प्लस डेट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वैल्यू का एरर क्यों आया? क्योंकि उससे अच्छा हम सम लगा के भी कर सकते हैं, इक्विटी वैल्यू डिवाइडेड बाय सम इक्विटी वैल्यू अपॉन डेट वैल्यू, ठीक है, 54%। अभी डेट वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ इक्विटी वैल्यू प्लस डेट वैल्यू, ठीक है, 46%। अब वैक कैलकुलेट करेंगे, देखिए, ठीक है। देखो इक्विटी वैल्यू, ये यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए, वैक के जो फॉर्मूला ना उसमें देखिए, देखिए इक्विटी वैल्यू अपॉन इक्विटी प्लस डिविडेंड हमने निकाल लिया है, ये 54%, ठीक है, इनटू RE का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कैपएम के फॉर्मूला से ऊपर निकाल लिया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। प्लस हम करेंगे डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ये हमने निकाल लिया 46%, इनटू अब क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ डेट, जो इंटरेस्ट का मैंने बताया था आपको वो वाला, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है? 30%, ठीक है। आ गया आपका 6.9 वैक, ठीक है। मतलब वेटेड एवरेज दोनों का मिला के आपको ऑन एन एवरेज मतलब इतना खर्चा बैठा, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम वैक। तो हमारा स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप हमने इजीली कंप्लीट कर लिया, फोरकास्ट द फ्री कैश फ्लोस। सेकंड, कैलकुलेट द वैक, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टर्मिनल वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या है? टर्मिनल वैल्यू का कैलकुलेशन। अब टर्मिनल वैल्यू दो मेथड से निकाला जाता है, फर्स्ट है परपेचुइटी मेथड और दूसरा है एग्जिट मल्टीपल। अब परपेचुइटी क्या एजम्पशन लेता है कि हमारा कैश फ्लो स्टीडी रेट से बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे आप लॉजिक सी बात बताइए, अब हम समझो किसी कंपनी का फोरकास्ट करते हैं, नॉर्मली 5 साल का करते हैं, 7 साल का करते हैं, 10 साल का करते हैं, हम अनलिमिटेड टाइम के लिए थोड़ी फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। एक दायरा रहता है, एक टाइम रहता है, उसके बाद हम नहीं करते फोरकास्ट, ठीक है। बेसिकली टर्मिनल वैल्यू का मतलब ये है कि हमको 5 साल बाद, 10 साल बाद ये कंपनी को एग्जिट करना है, छोड़ के जाना है, या मतलब समझो कंपनी 5 साल बाद या 10 साल बाद उसको अगर बेचना है, कंपनी को, पूरा कंपनी की वैल्यू क्या है, अगर हम कंपनी को बेचेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो कंपनी की वैल्यू क्या है वो निकालने का दो तरीके हैं, एक है परपेचुइटी मेथड, दूसरा है एग्जिट मल्टीपल। अभी परपेचुइटी मेथड का मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ। FCFN यानी कि जो लास्ट पीरियड का फ्यूचर कैश फ्लो जो होगा, ये देख लास्ट पीरियड, 5वें पीरियड का 72 प्लस 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय वैक माइनस ग्रोथ। अब ग्रोथ रेट क्या है? अभी देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यूजुअली इट विल बी द कंट्रीज GDP। अभी देखिए नॉर्मली ग्रोथ रेट जो होता है ना, जो आपका कंट्री है, अभी हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का क्या ग्रोथ रेट है, इंडिया का GDP कितना है, उसी हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ रेट आएगा। अब मान के चलिए कि इंडस्ट्री नया है, टोटली एक नया सेक्टर है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई सेक्टर है, तो उस केस में हम ये नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, GDP ऑफ द कंट्री नहीं लेंगे, हम उस स्पेसिफिक
कंपनी का या उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री का हम ग्रोथ रेट लेंगे, क्योंकि हमारा पास्ट रिकॉर्ड उस कंपनी का या उस सेक्टर का कोई पास्ट रिकॉर्ड है नहीं ना। अगर पास्ट रिकॉर्ड वगैरह रहता तो हम जीडीपी ले लेते थे, लेकिन अगर उस सेक्टर का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है तो उसी सेक्टर का हम ग्रोथ रेट ले लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर है, FCFN इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट वैक माइनस ये परपेचुइटी मेथड से ये आएगा, और एग्जिट मल्टीपल यानी कि कोई फाइनेंशियल मेट्रिक होगा इनटू ट्रेडिंग मल्टीपल। ये देखो फाइनेंशियल मेट्रिक क्या है, EV बाय एबिडा, और उसका आपको मल्टीपल दिया हुआ है 7। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अब और एक मजे की चीज ये है टर्मिनल वैल्यू के कैलकुलेशन में, आप चाहे परपेचुइटी से निकालिए और एग्जिट मल्टीपल से निकालिए, आपका आंसर जो है ना लगभग सेम आना मांगता है। अगर सेम नहीं आया लगभग मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं, लगभग उसी रेंज में आना चाहिए। अगर उसी रेंज में नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गड़बड़ किया हुआ है। मैंने एक लिंक्डइन पे किसी का प्रोफाइल देखा था, एक ये लेडीज थी वो, तो उन्होंने शायद कोई कंपनी का टाटा मोटर्स का मेरे ख्याल से उन्होंने ये किया था, फाइनेंशियल मॉडल वगैरह बनाया था। और DCF जब उनका DCF देखा तो परपेचुइटी मेथड से जो प्राइस आ रहा है वो लगभग समझो 120 तक है, और यहाँ पे 320 ऐसा समथिंग है। मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना वाइड डिफरेंस, मतलब कहीं ना कहीं पूरा मॉडल में बहुत गड़बड़ था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, देखिए परपेचुइटी मेथड से हम कैसे निकालेंगे। ये एक्चुअली ये आप देख रहे हो मैं इसके बाजू में ही सॉल्व कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं भी थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ, मैं कहीं गलत ना जाऊँ। ठीक है, तो FCFN यानी कि लास्ट पीरियड का कैश फ्लो क्या है हमारा, लास्ट पीरियड का कैश फ्लो ये है, इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस ग्रोथ रेट क्या है, देखो ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ये है ग्रोथ रेट। ठीक है, जो कि मैंने बताया था GDP ऑफ द कंट्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय वैक, ठीक है, माइनस ग्रोथ। फॉर्मूला ध्यान से, ऊपर प्लस ग्रोथ है नीचे माइनस ग्रोथ है। अब एग्जिट मल्टीपल तो बहुत इजी है, इनटू आपका जो लास्ट वाला ये है, इनटू मल्टीपल से आप इनटू कर दो सीधा। सॉरी देखिए गड़बड़ कर दिया ना, H10 एबिडा वैल्यू मैंने क्या लिया, फ्यूचर कैश फ्लो लिया। एबिडा फाइनेंशियल मेट्रिक ये है, इनटू ये। ठीक है, देखो लगभग सेम है, कि 984 आ रहा है, 994 आ रहा है। ठीक है ना, तो हम फॉर सेफर साइड हमको तो कोई दोनों वैल्यू में से कोई एक ही वैल्यू ले जाना है। ठीक है, या तो ये मेथड लगा लो या तो ये मेथड लगा लो। ठीक है, दोनों तो आगे नहीं, खाली एक ही मेथड। तो हम क्या लेंगे फॉर सेफर साइड, हम दोनों का एवरेज ले लेते। ठीक है, अब एवरेज क्या आया, एवरेज है 989। अब 989 आगे ले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको स्टेप 3 क्लियर है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तक आगे बढ़े हैं। अब 2 स्टेप बाकी रह गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 के लिए। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 इज नथिंग बट द डिस्काउंटिंग, यानी कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज है, समझो ये 2022 है, ये 2023 है, 24 है, 25 है, इसके ये फ्यूचर कैश फ्लोज है पूरे। ठीक है, और ये टर्मिनल वैल्यू यानी कि लास्ट में जब कैश ये फोरकास्ट हो जाएगा हमारा, तो कंपनी जब हम बेचेंगे तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, अब ये जो हमने फोरकास्ट किया और ये टर्मिनल वैल्यू वगैरह निकाला, इसका आज का वैल्यू क्या है, उसी को बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग। अब देखिए कैसे, ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है, उसके नीचे ही मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर वापस से मांगता तो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंटिंग फैक्टर का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट, रेट क्या है, वैक अपॉन एन। ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट, हम इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद रेस टू द पावर n है, तो रेस टू द पावर आप शिफ्ट और 6 दबाइए, शिफ्ट और 6, तो रेस टू द पावर ऑफ यहाँ पे 1। ठीक है, 93 आ गया, फिर हम उसको ड्रैग कर देंगे और कंट्रोल R। ठीक है, समझ में आ गया, ऊपर वाला वैसे ही निकाला था। अब ये कैसे निकाला है, 0.9387 0.8, ये आपको समझ में आ गया। अब ये वाला वैल्यू कैसे निकाला मैं आपको बताता हूँ,
इसको पहले डिलीट कर दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको ये इक्वल टू ये इंटू ये करना है। ठीक है, और ड्रैग आउट करना है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस आपने निकाल दिया पूरा। उसके बाद अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू लास्ट में इक्वल टू 800 इंटू जो लास्ट का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो। ठीक है, अब ये एंटरप्राइज वैल्यू कुछ नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जो हमने पूरा निकाला 5 साल का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, उसका सारों का सम है वो। ठीक है, ठीक है, 961.8 समझ गया। ये हमारा हो गया स्टेप 4। अब लास्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप है हमारा ये इम्प्लाइड शेयर वैल्यू निकालना। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने इक्विटी वैल्यू निकाला, उसके बाद इम्प्लाइड शेयर। अब इक्विटी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इक्विटी वैल्यू में से हम एंटरप्राइज वैल्यू जो है गिवन एंटरप्राइज वैल्यू 2500 प्लस कैश और कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन दोनों को प्लस करेंगे और नेट डेट को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू प्लस सम ऑफ माइनस सम ऑफ। ठीक है, आ गया 1250 और ये तो गिवन है 150। ठीक है, शेयर्स तो आपको मिल जाएंगे। अब इम्प्लाइड शेयर प्राइस कैसे आएंगे? इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये। अब हमारा शेयर प्राइस आया 8.33। अब देखिए, अब 8.33 हमारा जो शेयर प्राइस आया ना, हम अब मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में ये स्टॉक का, ये कंपनी का कितने पे ट्रेड कर रहा है। अब जब हमने देखा तो ये ट्रेड कर रहा था 12 पे। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू तो इतनी आई, लेकिन मार्केट में इसका दाम चल रहा है इतना, तो मतलब ओवर वैल्यू है। और ओवर वैल्यू चीज को हम क्या करते हैं? सेल। ठीक है, तो ये था एक बेसिकली डीसीएफ का मतलब, तो ये था मतलब डीसीएफ का एक एक्सरसाइज। और यहाँ तक हम लोगों ने पहुंचा। और ये जो है ये शीट, ये देखिए ये वाला जो शीट है, ये पूरा आपको करना है और मेरे को सेंड करना है। और इम्प्लाइड शेयर वैल्यू ये पूरा शीट शेयर करके आप मुझे बता देना, या तो फिर डायरेक्टली आप इम्प्लाइड शेयर वैल्यू मुझे बता सकते हो कि कितना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि राइट है या रॉन्ग है। बिलीव मी, अगर आपने यहाँ तक पहुंच के और राइट कर लिया ना, तो समझ लेना पूरा वसूल हो गया। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, एक बार पूरा समरी ले लेते हैं। ठीक है, फोरकास्ट फ्री कैश फ्लोज हमने कर लिया, वैक कैलकुलेट कर लिया, टर्मिनल वैल्यू किसे कहते हैं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिस्काउंटिंग करना उसी चीज को, फिर इम्प्लाइड शेयर प्राइस वैल्यू निकाल के हम रिकमेंडेशन देते हैं कि हमारा शेयर प्राइस तो इतना आया कैलकुलेट करने के बाद, लेकिन मार्केट में ये ट्रेड कर रहा है इतने भाव पे। ठीक है, तो ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू चीज को सेल करते हैं, अंडर वैल्यू चीज को बाय करते हैं। ठीक है, और ये डीसीएफ एक्सरसाइज आपके लिए पूरा करके मुझे बताना। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये पूरा लेक्चर? मुझे बताना जरूर, मुझसे शेयर करना। ठीक है, और कुछ भी अगर कुछ आपको शेयर करना होगा, कुछ ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो डेफिनेटली मुझे ये कर देना, आप सजेशन दे देना।